जय हिंद। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है? ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो यस लिखें। ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रही है तो यस लिखें। जी, तो सबसे पहले आज के डेट में जो मैं पढ़ाने वाला हूं, कल शाम का बैच चल रहा था, आज से टाइम शेड्यूल चेंज हुआ है और 3 बजे से अब बैच चलेगा। 3 या 3:05 से बैच चलेगा, वो शेड्यूल लग जाएगी। तो मैंने पीछे के क्लास में पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाया था और प्रैक्टिस भी कराया था, और आज के क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास जो आप लोग से पूछ के चालू किया गया है कि मॉडर्न हिस्ट्री चालू किया जाएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको अप्रॉक्स 1757 से लेकर के, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको 1757 से लेकर के यहां पर 1947 तक की बातों पर चर्चा की जाएगी। यानी यहीं से अब शुरुआत होगा। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं पलासी की लड़ाई से शुरू होगी और आपको गांधीवादी चरण देश को स्वतंत्र कराने तक का हर टॉपिक को देख लिया जाएगा। क्योंकि बिहार बोर्ड में बिहार पुलिस में सबसे अधिक पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से होते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहां पर इस टॉपिक का नाम है बंगाल विजय। क्या दे देते हैं? बंगाल विजय। यहीं से आधुनिक भारत की मोटा मोटी शुरुआत हो जाती है, जिस टॉपिक का नाम, जिस टर्म का नाम है बंगाल विजय, जिस रोज 3 बजे से होगा। बिल्कुल सही बात है। तो यदि बंगाल विजय की बात करते हैं तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में बंगाल की स्थिति क्या थी? तो बंगाल में उस समय आता था पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, जो आज के डेट में बांग्लादेश हो गया है, जिसको पूर्वी बंगाल कहते थे। ये बंगाल में आता था। तो कुल मिलाकर के यहां जो स्थिति थी काफी सशक्त स्थिति थी, मजबूत स्थिति थी। और यहां की आधिकारिक स्थिति जो थी ना, वह क्षेत्रीय नवाबों के हाथों में थी। किसके हाथ में? क्षेत्रीय नवाबों के हाथों में। तो कुल मिलाकर के यहां पर चलेंगे कि बंगाल इतना मजबूत क्यों था। तो कुल बंगाल के मजबूत होने का कारण था कि यह अपने प्रसिद्ध वस्त्रों के लिए, यानी ढाका का मलमल, प्रसिद्ध वस्त्र मतलब ढाका का मलमल, मलमल का जो कपड़ा आता था, कहां से आता था? ढाका। और भले आज बांग्लादेश में है, लेकिन उस समय कहां था? बंगाल था। उस समय क्या था जी? बंगाल था। बिल्कुल। अगर रेशम की बात करते हैं तो भागलपुरी सिल्क और नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता ही था। इसके अलावा यहां से निर्यात होने वाली वस्तु में आपको चावल, काली मिर्च, रेशम, सूत और तमाम हस्तकरघाएं शामिल थे। तो बंगाल जो था ना, ये आर्थिक महत्व के कारण हो गए। उसके बाद से कृषि के मामले में भी काफी आगे था। किस मामले में? एग्रीकल्चर के मामले में काफी आगे था। ढाका कहां पर है? तो ढाका बांग्लादेश में पहले पड़ता, आज पड़ता है। पहले क्या था? यह पूर्वी बंगाल था। यानी जो बंगाल प्रांत है ना, 17वीं 18वीं शताब्दी का बंगाल में क्या था? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये सब मिला के क्या होते थे? बंगाल होते थे। और आज के डेट में देखिए रहे, सब टूट गया है। तो आज बंगाल मतलब केवल हम लोग वेस्ट बंगाल समझते हैं, लेकिन हमें जो बंगाल बताएंगे 17वीं और 18वीं शताब्दी के बंगाल, ये बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा को जोड़ के बताएंगे। तो यहां पर तो मैंने व्यापार बता दिया समुद्र के किनारे से। अब इसके अलावा खेती के भी विषय में कुछ बताएंगे। तो देखिएगा कि अंग्रेजों के लिए काफी लाभ का साधन भी हो गया कि यदि यह बंगाल को नियंत्रित करता है तो इसे क्या मिलेगा? इसे व्यापार के लिए समुद्र मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा जी? व्यापार के लिए इसे समुद्र मिल जाएगा। और समुद्र मिल जाएगा तो कुल मिला के कह सकते थे कि कुल निर्यात का ना, उस समय में 17वीं 18वीं शताब्दी में 60%, कितना परसेंट? 60% निर्यात कहां से होता था? बंगाल से। कोई डाउट?
अब आ जाइए, उसके बाद की यदि चर्चा करते हैं तो ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को स्वतंत्र व्यापार के बदले में आपको 350 पाउंड भुगतान करती थी। यानी जितने ब्रिटिश कंपनी को मुगल सम्राट को कितना देती थी, 350 पाउंड, यानी रुपया में लगभग 3000 रुपए के आसपास में वो देती थी। लेकिन कुल मिला के बंगाल, इसके विपरीत बंगाल से होने वाला कंपनी का कुल निर्यात कितना था, 50,000 पाउंड से अधिक। यानी छोटा सा रकम 350 रुपया दे, 350 पाउंड दे करके अब 50,000 पाउंड से ज्यादा का व्यापार करती थी। यानी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा बाजार कौन था, बंगाल। सबसे बड़ा बाजार कौन था, बंगाल सबसे बड़ा बाजार निकला। इसलिए अंग्रेज कभी इसको छोड़ना चाहेंगे, अंग्रेज इसको कभी छोड़ना चाहेंगे, नहीं छोड़ना चाहेंगे। अब यहां पर लोकल जो शासन थी, अलवर्दी खां का, सिराजुद्दौला का, ये सब बारंबार परेशानी हो रही थी। तो इसी सब को हटाने के उद्देश्य से जो वार हुए, उस वार के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो कुल मिला के कह सकते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के टोटल व्यापार जो होते थे उसका 60% कहां से होते थे, बंगाल से। अब बंगाल इसलिए जितना कितना जरूरी था, ताकि यहां इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि नवाबों और अंग्रेजों के बीच का संघर्ष की बात करते हैं। सर पाउंड क्या होता है, पाउंड जो होते हैं ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, पाउंड है। भारत की मुद्रा क्या है, रुपया है। कोई दिक्कत, पाउंड क्या होता है, पाउंड। यहां पर मैंने पाउंड की बात बोला, ये पाउंड क्या है, ब्रिटेन की मुद्रा है। क्या है जी, ब्रिटेन की मुद्रा। और भारत की मुद्रा का नाम क्या है, रुपया। रुपया क्या है, भारत की मुद्रा। अब हमको लगता है कि शब्द क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि नवाब और अंग्रेजों के बीच संघर्ष की बातें आती है। तो ब्रिटिश कंपनी से प्राप्त विशेषाधिकार जो मिले थे, ब्रिटिश कंपनी के प्राप्त जो विशेषाधिकार थे, बंगाल के नवाबों ने कड़ा क्या किया, विरोध किया। क्योंकि वहां पर क्या कर रहे थे, ब्रिटिश कंपनी एक्सप्लोटेशन कर रहे थे। और उससे क्या हो रहा था कि 350 पाउंड दे करके, सोच लीजिए 350 पाउंड दे करके, कितने पाउंड, 350 पाउंड दे करके अब 50,000 पाउंड का व्यापार करते थे। तो यहां पर क्या हो रहा था, प्रांतीय राजकोष का, यानी क्षेत्रीय जो वहां के राजा थे, ठीक है ना, उनको काफी दिक्कत हो रही थी। किसका दिक्कत हो रही थी, तो राजस्व का नुकसान हो रहा था। लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि इसी राजस्व के चलते उन लोगों ने क्या किया कि विरोध किया। किसने, नवाब, अंग्रेजों पर नकेल कसे, और इसी कारण से लड़ाई देखने को मिली। नवाब जो थे सिंहासन पर केवल कठपुतली मात्र के थे, जो पलासी और बक्सर के युद्ध में देखने को मिला। अब आ जाते हैं इस युद्ध पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो पलासी का युद्ध कब हुआ था, पहला क्वेश्चन, बैलेट ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध कब हुआ था, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना है। आंसर को कब हुआ था जी, 23 जून 1757 को। कब हुआ था, 23 जून 1757 को। किसके किसके बीच में हुआ था, तो एक तरफ थे बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला, और दूसरे तरफ कौन थे, तो दूसरे तरफ हमसे पूछिएगा मत, एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, अंग्रेज। एक तरफ सिराजुद्दौला, दूसरे तरफ अंग्रेज। तो पलासी की लड़ाई कब हुई थी,
23 जून 1757 को। इस बात को याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, प्लासी की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच हुई थी प्लासी की लड़ाई। कहां पर हुई थी? तो प्लासी के मैदान में। आज के डेट में कहां पड़ता है? तो आज के डेट में पड़ता है हुगली जिला, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में। और अंग्रेज के सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था जी? रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का पहला गवर्नर बना। ठीक है ना। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई की स्थिति ऐसी थी, प्लासी की लड़ाई की स्थिति ऐसी थी कि अंग्रेजों की सेना और सिराजुद्दौला की सेना जब आमने सामने आई 23 जून 1757 को, तब बाघ और बकली वाली लड़ाई हो गई। यानी सोच लीजिए कि सिराजुद्दौला की सेना के आगे अंग्रेजों की सेना का कोई दम नहीं था। लेकिन जब से हम लोग होश संभाले, गोरी चमड़ी की तरफ इतना प्रेम रहा कि हम लोग देखते रह गए, और वो लोग क्या करते रह गए? मारते रह गए, हम लोग पिटाते रह गए। और क्या हुआ? अंतोगत्वा गुलाम बना लिया। क्लाइव की सेना में कोई दम नहीं था, 3000 सेने लेके आया था। नवाब की सेना, सिराज की सेना के आगे कोई बातें नहीं था। लेकिन यहां के लोग पैसे के आगे धोखेबाजी कर रही है। सिराज के साथ धोखा हो गया और अंतोगत्वा वो हार गया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा सिराज की सेना, इसकी तमाम टुकड़ियां अंग्रेजों की सेना का कोई जोड़े नहीं है। ये तो क्लाइव मद्रास से लेकर सेना आया था, क्योंकि बंगाल इसके लिए जरूरी था, क्योंकि बंगाल पर 60% क्या होता था? 60% पूरे भारत के व्यापार का बंगाल से होता था। तो सोचा कि बंगाल जीत लेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो निकल जाएंगे, ऐसा उसने सोचा। अब आ जाइए, थोड़ा सा बंगाल विजय और प्लासी के युद्ध पर चर्चा करते हैं। सीधे चलते हैं काम की ओर। अब स्ट्रेटजी सामने है आपके। मुगल काल में भी बंगाल एक समृद्ध प्रांत था, और बंगाल में क्या आता था? तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, एक कुल मिला के क्या थे? उस समय के बंगाल थे, 18वीं शताब्दी के बंगाल थे। तो 1717 में मुगल सम्राट फारूक सियर बिहार, बंगाल और उड़ीसा में व्यापार करने की अनुमति दे दी। किसको? अंग्रेजी ब्रिटिश कंपनी को। किसको दिया जी? किसको व्यापार करने की अनुमति दिया? तो ब्रिटिश कंपनी को। किसको दिया? कंपनी को। कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे दी। उस समय मुगल सम्राट कौन दिया था? फारूक सियर। आगे बढ़े तो कुल मिला के उस समय वहां के तत्कालीन जो नवाब थे मुर्शीद कुली खां रहे। कब से कब रहे? तो 1717 से 27। उसके बाद से सुजाउद्दीन रहे 27 से 39। उसके बाद रहे सरफराज 39 से 40। उसके बाद अलवर्दी खां। यहीं से हमको बात पढ़ना है। अलवर्दी खां कौन रहे? तो 1740 में ये बने, और मरे कब? ते मरे 1756 में मृत्यु हो गई। अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? 1756 में। अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? मृत्यु 1756 में। अगर अलवर्दी खां के विषय में चर्चा करते हैं तो अलवर्दी खां का कोई बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटी थी। एक बेटी का शादी किया था ढाका में, दूसरी बेटी का शादी किया था पूर्णिया में, और तीसरी बेटी का शादी किया था पटना में। तो ढाका में जो शादी किया था उसका नाम था घसीटी बेगम, उसका कोई संतान नहीं था। पूर्णिया में जिसकी शादी किया था उसका बेटा का नाम था शौकत जंग, और पटना में जो शादी किया था उसी का बेटा उसके पास रहता था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला। तो चलिए अब काम की बात करते हैं। तो 2 करोड़ की नजराना, नजराना मतलब टैक्स, रंगदारी कह लीजिए या
टैक्स कह लीजिए, 2 करोड़ का नजराना मुगल सम्राट को भेजता था। कौन? यहां के बंगाल के सब नवाब। लेकिन 1740 से 1756 तक अलवर्दी खां पहला नवाब बना जिसने कि मुगल को नजराना नहीं भेजा। इसका मतलब क्या होता है कि मुगलों से फ्री होने वाला पहला बंगाल का स्थानीय शासक कौन था? अलवर्दी खां। मुगलों से फ्री होने वाला बंगाल का पहला शासक कौन था? अलवर्दी खां। अब बात करते हैं तो अलवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनी की तुलना किससे की है? तो अलवर्दी खां ने यूरोपीय कंपनी की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की है। एगो आपको ऐसी कथन का क्वेश्चन बन सकता है, फालतू क्वेश्चन। तो मैं बताया था कि अलवर्दी खां की 3 बेटियां थी। तो ढाका में एक बेटी थी घसीटी बेगम, पूर्णिया वाली बेटी का एक जो उत्तराधिकारी था बेटा, उसका नाम था शौकत जंग। और पटना वाली बेटी का उत्तराधिकारी जो था उसका नाम था सिराजू दौला, सिराज था। तो अलवर्दी खां की मृत्यु मैंने यहां पर ही लिख दिया था कि कब हुआ था? 1756 में। कब हुआ था जी? 1756 में। ठीक है ना? अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुआ था? 1756 में। तो 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सिराजुद्दौला। कौन बना जी? सिराजुद्दौला। तो फिक्स बात है कि उत्तराधिकार के लिए तो विवाद हुए ही होंगे, उत्तराधिकार के लिए तो विवाद हुए ही होंगे। उत्तराधिकार के लिए विवाद हुआ, लेकिन यह विवाद क्या रहा? शीत विवाद हो गया। यही शीत विवाद क्या हुआ? पलासी के युद्ध का कारण बन गया। तो जब अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अपने किले बंगाल बना रहे थे, अब स्ट्रेटेजी को समझिएगा। जब बंगाल में फ्रांसीसी और अंग्रेज, चूंकि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तमाम ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। तो जब बंगाल में ना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों अपने अपने किले बना रहे थे, कहां पर? बंगाल में। तब सिराज ने दोनों को किले बनाने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय सिराजुद्दौला क्या था? 1756 में बंगाल का नवाब बन गया अपने नाना की संपत्ति पर। तो क्या हुआ? फ्रांसीसी कंपनी को जो किया ना, फ्रांसीसी कंपनी को जो मना किया थे मान गई, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मानी। फ्रांसीसी कंपनी क्या हो गया? मान गई, लेकिन ब्रिटिश कंपनी नहीं मानी। जब नहीं मानी तो ऐसी परिस्थिति में 1756 में फोर्ट विलियम पर सिराजुद्दौला ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। फोर्ट माने किला, विलियम का किला जो था ना, उस पर सिराजुद्दौला क्या किया? पर आक्रमण किया और अंग्रेजों को हरा दिया। तो उस समय जो यहां पर पकड़ा गया, तो यही घटना रही काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना। इसी को आगे चल करके काल कोठरी की घटना कहेंगे। तो जैसे ही यहां पर अंग्रेज हार गया, तो अंग्रेजों के सामने चुनौती आ गई। क्या चुनौती आ गई? कि बाबू यहां पर 350 पाउंड दे करके बिजनेस कितना का करते थे? 50,000 पाउंड का। उसके बाद से टोटल भारत के व्यापार का टोटल भारत के व्यापार का 60% कहां से व्यापार होता था? बंगाल से। बंगाल छूटने का मतलब क्या हुआ? कि अंग्रेज आर्थिक रूप से गिर जाएंगे। अतः यहां पर अंग्रेजों ने स्ट्रेटजी अपनाई कि बंगाल, क्लाइव की सेना कहां पहुंची? मद्रास से क्लाइव की सेना चल दी। क्लाइव कौन था? वहां का गवर्नर था मद्रास का। वहां से सेना लेके चला, किसको जीतने के लिए? बंगाल को जीतने के लिए। जी जी, ब्लैक होल आगे पढ़ाएंगे। सेना लेके चल दिया,
लेकिन जैसे ही आया बंगाल तो देखा कि सिराज को हराना इतना आसान नहीं है। तो उसने क्या किया, यहां के दलालों को, बेईमानों को, असंतोषियों को खोजा और सिराज के अगेंस्ट धोखा करवाया। क्या करवाया, धोखा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, एक क्वेश्चन को याद रखिएगा। कब घटी थी, 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी, 20 जून 1956 को। यही हॉलबेल आगे चल के गवर्नर जनरल भी बना, गवर्नर बना बंगाल का। तो यही हॉलबेल, उसमें क्या हुआ था ब्लैक होल की घटना में कि एक 14 बाई 18 का कमरा था। तो ऐसा होता है, ऐसा माना जाता है कि फोर्ट विलियम के जब पराजित किया किला से, तो जितने वहां पर अंग्रेज काम कर रहे थे उन सबको पकड़ के सिराज लेके आ गया, उन सबको सिराज पकड़ के लेके आ गया और आकर के ना एगो 14 बाई 18 के कमरे में बंद कर दिया। किस कमरे में, 14 बाई 18 के कमरे में बंद कर दिया। कितने लोग को बंद किया, 146 लोगों को, रात भर ताला लगा दिया। जब सुबह उठा ना तो 146 लोगों में से मात्र कितने लोग बचे, 23 लोग बचे। इस घटना का उजागर किसने किया, इस घटना का उजागर किसने किया, इस घटना का उजागर किया हॉलवेल। इस घटना का उजागर किसने किया। अब हमको नहीं लगता है कि 14 बाई 18 कमरे में 146 लोग कैसे बंद हुए थे। ये सही बात थी कि गलत बात थी, आज तक ये बात पुष्टि नहीं हो पाई है कि सिराज इस कमरे में बंद किया था कि नहीं। लेकिन घटना इसी को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना, जो तत्कालिक कारण माना जाता है। अब आ जाइए, बंद कर दिया तो यहां पर क्या हुआ, अलीनगर की संधि हुई। अलीनगर किसका पुराना नाम है जी, तो अलीनगर बंगाल का पुराना नाम था। किसका, बंगाल का। अलीनगर बंगाल का पुराना नाम था। तो अलीनगर की संधि किसके किसके बीच हुई, तो क्लाइव वहां से जब हार गया तो अपना चला सेना लेके। लेकिन यहां पर 9 फरवरी 1857 को, यह घटना कब रही, 56 की, 57 को ना आपको अलीनगर की संधि हुई, यानी कलकत्ता की संधि। कलकत्ता का पुराना, बंगाल नहीं बोलेंगे, कलकत्ता बोलेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। कलकत्ता, कल यहां पर लिख दे रहे हैं। अलीनगर ना कलकत्ता का पुराना नाम था, कलकत्ता। तो अलीनगर की संधि हुई, अलीनगर की संधि हुई। उस संधि के अनुसार यहां पर अंग्रेज जो जीतता है उसके अकॉर्डिंग संधि होती है। इस संधि के अनुसार जितने लोग थे बचे हुए 23 लोग को छोड़ा और उसके बाद से आगे अंग्रेज ने कहा कि अब से हम ये गलतियां ना करेंगे, किला फिला ना बनाएंगे। तीस अगस्त के बाद भी रिकॉर्डेड क्लास चलेगा या इस मैसेज को ना मेल कर दीजिएगा, संस्था बता देगी। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि जैसे ही आया तो देखा कि यहां पर हम जीत नहीं पाएंगे। तो जब जीत नहीं पाएंगे तो यहां पर क्या किया कि आंतरिक षड्यंत्र करने लगा। तो देखिएगा क्या क्या बोलते हैं, सिराजुद्दीन का सेनापति कौन था, मिर्जाफर था। तब मिर्जाफर को इसने क्या किया, सोचा कि पैसे पर खरीद लेते हैं। कौन, क्लाइव। कौन को सोचा, क्लाइव। क्लाइव यहां से देखा कि अब कोई विकल्प नहीं है, हम हार जाएंगे। तो यहां पर क्या किया कि इसने मिर्जाफर को अपने कस्टडी में लिया। उसके बाद से कैसे लिया, तो पैसे के बदौलत खरीद लिया। उसके बाद से राय दुर्लभ वहां के दीवान थे, उनको लिया। घसीटी बेगम उसकी कौन थी, मौसी थी। और 2 गो व्यापारी थे, अमीन चंद्र और जगत सेठ। इन लोगों को अपने कस्टडी में ले लिया और पैसा रुपया खिला के इसको अपने तरफ से कर दिया।
जब पैसा रुपया खिला के उधर से कर दिया तो युद्ध के मैदान में जब मैंने क्या हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का जब युद्ध हुआ तो कब हुआ, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। तब प्लासी के युद्ध के मैदान में इन लोगों को पैसा रुपया खिला दिया था। सुनिए ना, जब एग्जाम होगी तब हम लोग देख लेंगे, अभी टॉपिक को थोड़ा ध्यान से देख लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक देख लिया जाए। अभी एग्जाम तो होते रहिए, आपसी चाट बाद में कर लेना। बिहार पुलिस का एग्जाम हो और पूरे इंडिया को पता ना लगे, ऐसा थोड़े है। आगे बढ़ते हैं। तो जब युद्ध के मैदान में क्लाइव और सिराजुद्दौला आमने सामने हुआ, कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 को। तो वहां पर इसके सेनापति मीर जाफर का बेटा कौन था, अली बेग। यह क्या किया, सट करके धोखे से इसकी हत्या कर दी। किसकी, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को कोई अंग्रेज नहीं मारा था, सिराजुद्दौला को कोई अंग्रेज नहीं मारा था। कौन था, तो इसी का मीर जाफर का बेटवा था। कौन, अली बेग। यही सट के क्या कर दिया, सिराज की हत्या। सिराज मतलब सिराजुद्दौला की हत्या। और देखिएगा कि इसी का किसके तरफ से लड़ रहा था, तो यह सेनापति था, तो उसी का बेटा था, तो लड़ किसके रहा था, तो लड़ रहा था सिराजुद्दौला के साथ। लेकिन सिराजुद्दौला क्या किया, धोखा दे करके अचानक सट करके, और इसको सटना आसान था, तलवार से खंजर से मार दिया, सिराजुद्दौला मर गया। और लेकिन अंतिम समय तक जो सिराजू को साथ नहीं छोड़ा, एक कौन थे, तो उसी के सेना के सिपाही थे, मीर मर्दान और मोहनलाल। फिर यहां पर देख लीजिए, जाति धर्म कुछ नहीं होता है, व्यक्ति का नेचर अपना होता है। बिल्कुल, व्यक्ति का नेचर अपना होता है। देखिए, ये तो कहने के लिए सिराजुद्दौला के ही धर्म से था, लेकिन क्या किया, धोखा दिया। और ये तो उनके धर्म के अपोजिट से था, दूसरे धर्म से था, लेकिन इसने क्या किया, गद्दारी नहीं की। तो व्यक्ति खराब होते हैं, कोई धर्म और संस्था खराब नहीं होती है। व्यक्ति अच्छे और बुरे हो सकते हैं। बिल्कुल, जीके जीएस से 75 क्वेश्चन रहता है। पीडीएफ मिलते रहेगा, मिल जाएगा। आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला क्लास चालू किए हैं और क्लास पढ़ाए नहीं, पीडीएफ चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जब यहां पर क्या हुआ कि जब सिराजुद्दौला मारा गया, तो क्या हुआ कि इसी को ना कठपुतली नवाब बना दिया। किसको, मीर जाफर को। मीर जाफर को क्या किया, कठपुतली नवाब बना दिया। कठपुतली मतलब नाम मात्र का नवाब। किसको बना दिया, तो मीर जाफर को कठपुतली नवाब बना दिया। और जब इन्हीं सुनता था, तो फिर इसको भी हटा के मीर कासिम को बना दिया। ये भी नहीं सुना तो इसको हटा क्या कर दिया, मीर कासिम को बना दिया। अब जब यहां पर देखा कि कठपुतली नवाब बना करके लोकल लोगों को सपोर्ट ले लिए, और सपोर्ट लेने के पश्चात अब यहां पर इसने लोकल लोगों को सपोर्ट ले लिया। किसके माध्यम से, मीर जाफर के माध्यम से, और व्यवस्था को इसने आगे बढ़ा दिया। अब इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों का महत्वाकांक्षा बढ़ने लगा। अंग्रेजों का महत्वाकांक्षा बढ़ने लगा, तब बढ़ने लगा तो सोचा कि केवल बंगाल ही क्यों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए कहां गया, बक्सर गया। अब बक्सर के बाद से यहां तो बिहार तक तो ले ही लिया, उसके बाद से यूपी लिया, दिल्ली ले लिया, बात खत्म हो गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने प्लासी के वार पढ़ा दिया। अब अगला क्या है, बैलेट ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। याद रखिएगा, बक्सर आज के डेट में कहां पड़ता है, बिहार में पड़ता है, बॉर्डर ऑफ यूपी। यही बक्सर से कट जाता है बॉर्डर यूपी का। कोई दिक्कत, इसीलिए कल्चर एंड सिविलाइजेशन सब मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सब मिलते हैं, बिहार और यूपी के कल्चर एंड सिविलाइजेशन सब एक मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बक्सर का युद्ध हुआ। अब अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी
कि जब बंगाल ले लिए तो थोड़ा सा और पश्चिम की साइड चला जाए, तब पश्चिम साइड में चला, तब बक्सर में क्या हुआ कि जितने भारतीय असंतोष राजा थे सब मिलकर एक साथ लड़े, लेकिन अंग्रेज ने क्या किया, सबको पराजित कर दिया। तो ये पता चल गया कि जितने भारत के राजा है ये सब के सब राजा में दम नहीं है, सब क्या है, खोखले है, खोखले। इस बात की पता चल गई। आगे चल करके इस पर और आगे बता रहे हैं, चलिए। तब बक्सर के युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो आपको अवध के नवाब, मुगल बादशाह और बंगाल के नवाब तीनों एक साथ मिलकर लड़े, और तीनों एक साथ मिलकर लड़े। 7164 नहीं जी, 1764 लिखे हैं, कमेंट गलत दे रहे हैं, ध्यान दीजिए कमेंट पर, 1764 लिखे हैं। तीनों एक साथ मिलकर लड़े और तीनों को क्या किया, तीनों को हरा दिया। कौन, अंग्रेज। तो यहां से पता चल गया कि सब के सब क्या है, खोखले नवाब है, किसी में दम नहीं है। बिल्कुल शाह आलम, सुजाउद्दौला और कासिम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं 1764 में। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो यहां पर एक लाइन डेट को देख लिया जाए, केवल एक लाइन डेट को। कब हुआ था जी, 23 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 23 अक्टूबर 1764 को। एक तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लीड कौन किया था, हेक्टर मुनरो। कौन किया था जी, हेक्टर मुनरो। और भारतीय तीनों राजा एक साथ लड़े थे, नवाब। तो बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला, अवध के नवाब नवाब ऑफ अवध, और मुगल किंग कौन थे, शाह आलम द्वितीय। और इन तीनों को क्या किया, हरा दिया। गंगा नदी के किनारे बक्सर पड़ता है, बिल्कुल सही। तो तीनों को हरा दिया और पटना से लगभग वहीं 120-130 किलोमीटर पश्चिम पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। हेक्टर मुनरो कहां का था, हेक्टर मुनरो साहब मनीष जी, हेक्टर मुनरो अंग्रेज था। अब इंग्लैंड के किस गांव का था ये हमको नहीं मालूम है, कहां का था। देंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव भी मिलते रहेगा। टॉपिक तो छोड़ दे, टॉपिक तो देखना है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, मिर्जाफर कब से कब रहा, 1757 से 60। कहां का, तो यह बंगाल का नवाब, कठपुतली नवाब रहा। पूरा हिंदी में पढ़ा रहे हैं मालिक, वो एक लाइन का पेपर था, हिस्टोरिकल पेज था, इसीलिए इंग्लिश पेज को एक लाइन का था, वो मूवी का फोटो का, इसलिए मैंने लगा दिया है। टोटल हिंदी में है मालिक, टोटल पीपीटी हिंदी में है, कहीं इंग्लिश शब्द तो लिख लेना है। तो मिर्जाफर कहां का नवाब था, तो मिर्जाफर जो था 1757 से 1760 तक यह बंगाल का नवाब, कठपुतली नवाब रहा। जब इस नहीं मानने लगा तो इसको हटा किसको लाया, मीर कासिम को लाया। फिर मीर कासिम अपना मनमौजी करने लगा और इसने अपनी राजधानी वहां से बदल करके, और फिर इसने मुर्शिदाबाद से बदल के मुंगेर लाया। तो अंग्रेजों को थोड़ा चिढ़ हुआ, तो फिर क्या इसको हटा के किसको कर दिया, मिर्जाफर को कर दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्जाफर थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, अंग्रेजों को नहीं सुनने लगा, तो इसको हटा करके मीर कासिम को उसने कठपुतली नवाब बनाया। फिर मीर कासिम अंग्रेजों के एक्सप्लोटेशन, शोषण, तमाम चीजों से दिक्कत हुआ, तो सोचा कि यहां से भाग जाते हैं, और भाग करके उसने पश्चिम बंगाल में पड़ता है मुर्शिदाबाद से अपनी राजधानी बदल के कहां लाया, मुंगेर। आज के डेट में मुंगेर कहां पड़ता है, बिहार में। मुंगेर कहां पड़ता है, बिहार में। तो राजधानी बदल के मुर्शिदाबाद से कहां लाया, मुंगेर। जब मुंगेर लाया तो यहां पर क्या किया उसने, बंदूक का कारखाना भी बैठाया। क्या किया, बंदूक का कारखाना, अपने आप को सशक्त करने के लिए। और इसने मीर कासिम ने क्या किया कि भारतीय व्यापारियों को, अंग्रेज तो सब लुटिए रहा था,
भारतीय व्यापारियों को थोड़ा सा रियायत दिया, थोड़ा सा। एक ऐसा भी कहा था, एक पटना में कांड हो गया था 24 जून 1763 को। तो पटना कांड हुआ था कि 24 जून 1763 को पटना में लूटपाट हो गया और अनेक निर्दोषों की हत्या करवाई गई। यहां पर पटना में एक कांड हो गया कि 24 जून 1763 को पटना पर अधिकार कर लूटपाट कर अनेक निर्दोषों की हत्या कराई गई। किसके द्वारा कराई गई? तो अंग्रेज के द्वारा। उस अंग्रेज का नाम क्या था? एलिस। ठीक है ना। तब विवश होकर के मीर कासिम ने अंग्रेज एजेंट एलिस के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई कर दी। अब क्यों लूटपाट करवाई? तो लूटपाट इसलिए करवाई क्योंकि भारतीय व्यापारियों को थोड़ा सा रियायत दे दिया था। ठीक है ना। तब जाकर के करवाई तो मीर कासिम ने अपने अधिकारियों से कत्लेआम करवाया, अंग्रेज अधिकारियों का कत्लेआम करवाया। और इसी को क्या कहते हैं? पटना हत्याकांड कहते हैं। तो पटना हत्याकांड किसके समय में हुआ था? तो यह हुआ था मीर कासिम के समय में। कब हुआ था? तो 24 जून 1763 को। तो जब एक घटना हुई ना, तब पुनः इसको हटा के, मीर कासिम को हटा के फिर अंग्रेज किसको बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। कहा कि तो और गड़बड़ व्यक्ति है, ये और गड़बड़ व्यक्ति है। क्लास का टाइम एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो गया, उसके बाद से मॉडर्न हिस्ट्री का टाइम रखा गया है 3 से 4 के बीच में। 3 से 4 के बीच में आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट कल रात को खत्म हो चुका था। ठीक है। अब आ जाइए बक्सर के युद्ध में। तो बक्सर के युद्ध में कौन कौन लड़ा था? तो बंगाल के नवाब कौन थे? ध्यान दीजिएगा, मीर कासिम। अवध के नवाब सुजाउद्दौला। और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय कर लो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, शाह आलम द्वितीय। और दूसरे तब कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेज में कौन था? हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो ने किया। और यहां पर तीनों नवाब एक साथ मिल के लड़े, लेकिन हेक्टर मुनरो के यानी नेतृत्व में अंग्रेजी सेना क्या की? तीनों नवाबों को हरा दी। तो ये बात पता चल गया कि भारतीय कोई राजा में दम नहीं है। किसको पता चल गया? अंग्रेजों को। तब जब पता चल गया, तब क्या हुआ कि संधि के बाद, माने युद्ध के हारने या जीतने के बाद क्या होता है? संधि होती है। तो इलाहाबाद की संधि हुई। कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। अब इस संधि में हुआ क्या क्या? यहीं से तो पूरे के पूरे अंग्रेज हावी हो गए। यहीं से पूरे के पूरे अंग्रेज हावी हो गए। ये युद्ध का कारण था कि अंग्रेजों का शोषण, व्यापार, साम्राज्य विस्तार, ये तीनों नीतियां शामिल थी। अंग्रेज जो व्यापार करते थे, भारतीय लोगों को व्यापार नहीं करने देते थे। जो भारतीय को दिया मीर कासिम, उसके साथ लूटपाट की गई, पहला कारण। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों और भारतीयों के बीच विरोध हो गए। उसके बाद से अंग्रेज लोग आगे बढ़ने लगे। भारतीयों को हर जगह से, मतलब कि क्या होते थे, भारतीय नवाबों को कहीं वैल्यू न देना। 3 लोगों को लगा थे कि अपना जुगलबंदी किया और जुगलबंदी करके अंग्रेजों को रोकने का प्रयास किए, लेकिन अंग्रेजों को न रोक पाए, खुदे रुक गए और भारत क्या हो गया? पूर्णतः गुलाम हो गया। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि में कड़ा, इलाहाबाद और अवध का कुछ प्रदेश तथा 26 लाख वार्षिक पेंशन किसको दिया गया? मुगल बादशाह को दिया गया। और मुगल बादशाह का नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय। कहा कि आप चुपचाप घरे में रहिए, आपको 3 जगह दे देते हैं, कड़ा दे देते हैं, इलाहाबाद दे देते हैं, औध दे देते हैं और 26 लाख सालाना पेंशन दे देते हैं। आप लाल किला से बहरी मत निकलिए। और टोटल रेवेन्यू कौन वसूलेंगे? हम वसूलेंगे। उसके बाद से इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई? आपको दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को। दूसरी
संधि। कोई दिक्कत? इलाहाबाद की दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त। किसके किसके बीच में? तो अब सुजाउद्दौला के साथ किया। किसके साथ? सुजाउद्दौला के साथ। तो अवध के नवाब पर क्या किया? 50 लाख का जुर्माना ठोका। कितना? 50 लाख रुपया उस समय जुर्माना ठोका, युद्ध का दोषी बना करके। और साथ ही कड़ा तथा इलाहाबाद क्षेत्र को लेकर के किसको दे दिया? किसको दे दिया? मुगल बादशाह को दे दिया। इसके पीछे कारण क्या था कि आप लोग मिलकर लड़े थे, अब दोनों आपस में लड़िए, आपका माल उनको दे दिया गया। दोनों आप लोग मिलकर लड़े थे ना, अवध के नवाब और मुगल बादशाह दोनों को फिर से लड़ा दिया। तो इलाहाबाद की पहली संधि कब हुई थी और दूसरी संधि कब हुई थी? याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही पूरा पीडीएफ आपको सेम मिल जाएगा, जो मैं लिखा हूं काटा हूं सब मिल जाएगा। अब आ जाइए, तो जब देना पड़ा तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर देना पड़ा, और उसके बाद से बंगाल के नवाब मीर कासिम की स्थिति को इसने क्या किया? समाप्त कर दिया। और पूरे के पूरे अब यहां से उत्तर प्रदेश की तरफ वह आगे बढ़ने लगा। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलेंगे तो आपको एक एक करके टॉपिक निकलते जाएगा, जैसे 1857 का विद्रोह, उसके बाद से पूरे गांधीवादी चरण, क्रांतिकारी आंदोलन, ये सब के सब मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।